हेलो गाइस, देखिए आज का जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ मोशन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसको अगर हम देखें तो मेनली ये जो स्टडी है उसमें हम मोशन का कॉज पढ़ेंगे। जैसे मैंने काइनेमेटिक्स में कहा था, काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। वो कॉज क्या था? फोर्स। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन एंड दैट इज व्हाट। आप लोग जानते हैं वो कॉज क्या है हमारे पास? कॉज हमारे पास है यहां पर फोर्स। फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं। अगर जैसे हम उसको डिफाइन करें तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल। किसी बॉडी को, जैसे डस्टर है, इसको अगर हमने पुश किया या फिर हमने इसको पुल किया तो हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। समझ आ गया? अब हमारे पास इसमें अगर आए तो फोर्स को अगर हम फॉर्मूला वाइज जानते हैं, हमने ये सुना हुआ है F इज इक्वल टू ma, जिसको अभी हम आगे जाकर इस टॉपिक में क्लियरली पढ़ेंगे पूरा हर चीज के बारे में। m इज अ मास, a इज एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन विल बिकम अ फोर्स। क्लियर? इस चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन में मेनली इसी के बिहाफ में ही पूरा चैप्टर घूमता है। अच्छा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में अगर हम छोटी छोटी बातें करें तो इसमें यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट आप लोग जानते हैं। फोर्स का एज सच क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है, जिसको N लिखते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो kg मास है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट, विच इज अ न्यूटन, विच इज यूनिट ऑफ फोर्स इन SI। और अगर हम CGS की बात करें तो CGS यूनिट के बिहाफ में इसकी यूनिट क्या होती है? इज अ डायन। डायन इज द CGS यूनिट ऑफ द फोर्स। और इसको अगर इसी बिहाफ में लिखें तो ग्राम मीटर में सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरी बात आप लोग जानते हैं, ये हमने आपको डायमेंशन बताया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायंस? 10 की पावर 5 डायंस होती है, जो कि न्यूमेरिकल में हमारे पास कई बार काम आ जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब एक और चीज मैं बोल देता हूं, फोर्स की अगर हम यहां पर बात करें डायमेंशन, तो डायमेंशन इसकी थी MLT-2। ये मैंने आपको फोर्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देती। आई थिंक क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस चैप्टर में क्या है कि हम फोर्स को यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स पढ़ें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स को अगर हम देखें तो दो पार्ट में इसको हम ब्रेक करते हैं। एक होता है हमारे पास क्या? कॉन्टेक्ट फोर्स, और दूसरा हमारे पास होगा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मेनली हम इसी के बिहाफ में ही बात करेंगे। तो कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में ध्यान से देखेंगे। इसमें से कुछ फोर्सेस हमारे इस चैप्टर में हैं और कुछ फोर्सेस हमारे आगे वाले जो चैप्टर्स हैं +1 +2 के, उनमें पढ़ेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स नाम से क्लियर हो रहा है कि व्हेनेवर द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन द फोर्स विल अराइज, दैट फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। और अगर दो बॉडीज का कॉन्टेक्ट नहीं है तो फोर्स कौन सी मानेंगे? विदाउट कॉन्टेक्ट अगर कोई फोर्स लग रही है तो दैट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स में अगर हम जाते हैं तो इसमें जो हमारे पास आ जाता है एक फोर्स पढ़ेंगे हम इसमें टेंशन, जिसको डिनोट करेंगे T से। T एक क्या है? टेंशन है। टेंशन क्या है? टेंशन ये हमारी रियल लाइफ वाली टेंशन नहीं है। ये टेंशन कौन सी है? एक फोर्स है विच इज एक्टिंग इन वॉट? किसके अंदर होगी ये? एज सच स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है ना, स्ट्रिंग, रोप, चेन, इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसका नाम हमने रखा हुआ है टेंशन। क्लियर है? इनको आगे जाकर हम और क्लियरली पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको नाम डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर बी आ जाता है हमारे पास एज सच क्या? नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको, जिसको डिनोट करेंगे हम N से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फोर्सेस ही इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम करेंगी। तो नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स क्या होगी?
कि जब हमारे पास दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, दो रिजिड बॉडी जब कांटेक्ट में होंगी, तब हम बोलेंगे एक फोर्स एक्ट करेगी, दैट फोर्स इज नॉन एज अ नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मेरे हाथ के ऊपर ये डस्टर रख दिया, तो डस्टर क्या है, मेरे हाथ के ऊपर कांटेक्ट में है, तो मेरे हाथ और डस्टर के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगी, दैट फोर्स इज नोन एज अ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? पढ़ेंगे इसके आगे बारे में, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, क्लियरली पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में एक फोर्स और आएगी, दैट इज नोन एज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में बच्चों आप लोग जानते भी हो, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। दो बॉडीज के जो रिलेटिव मोशन होगा, उस मोशन को जो अपोज करेगी बैकवर्ड, पीछे की तरफ, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। इसको हम लोग अलग से लेक्चर्स बनाएंगे इनके। इसके अलावा अगर मैं इसको हटा दूं अभी, तो हमारे पास यहाँ पर एक और फोर्स पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एज सच स्प्रिंग के अंदर ही पढ़ा जाएगा। जब हम स्प्रिंग की बात करेंगे ना, स्प्रिंग आपने देखा है कि स्प्रिंग को हम पकड़ते हैं और खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं तो स्प्रिंग अपनी जगह वापस आता है। बट स्प्रिंग भी तभी काम करेगा जब उसके साथ कुछ कांटेक्ट में होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर में ना लॉ ऑफ मोशन में हम टेंशन विच इज इन स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन जो कांटेक्ट से होगा दो बॉडी, रिजिड बॉडी के कांटेक्ट से, फ्रिक्शन आपको बताया है जब रिलेटिव मोशन होगा दो बॉडीज का तब फ्रिक्शन एक्ट करेगी, और स्प्रिंग के केस में हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का मेनली जो हमारे फोर्सेस है वो यही हैं। इसके अलावा एक दो फोर्सेस और आएंगे। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होंगी ये नॉर्मली इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में नॉर्मली कौन सी है, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो कांटेक्ट फोर्स जो नॉन कांटेक्ट फोर्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग जानते हो, इसको आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अगर हम फोर्स में यहाँ पे बात करें तो G(m1m2) अपॉन r² होता है। चेक करो, ये क्या था कि हमारे पास न्यूटन ने कहा था कि दो मासेस हैं, दो मासेस के बीच में कुछ इंटरेक्शन होती है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और दोनों कांटेक्ट में नहीं होती। एक मास यहाँ एक मास यहाँ है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज r। क्लियर हो गया? इसके अलावा और अगर इसमें बात करें तो हमारे पास जैसे बी पार्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, जो हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम दो चार्ज के लेंगे, एक चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके अलावा मैग्नेटिक के बीच में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी, मैग्नेट में, ठीक है ना, जहाँ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पर +2 में है ये। इसके अलावा जो नंबर 4 आ जाएगी जैसे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स और बहुत सारी फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स इज कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसके बीच में जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन रीजन। तो ये कुछ फोर्सेस जो मैंने लिखी, इसमें जो अगर आपका ध्यान देने की बात की जाए तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये 4 फोर्सेस पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में वो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे। देखिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, पर इस चैप्टर में मेनली हमारा कांटेक्ट फोर्स पे ध्यान रहेगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कांटेक्ट फोर्स है, और ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपने कि नॉर्मल रिएक्शन तभी एक आएगी जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। दूसरी बात, अगर हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट। जैसे हमारे पास ये डस्टर है, आप देख रहे हैं कि डस्टर को मैंने अपने हाथ के ऊपर रखा है, तो ये एक बॉडी है डस्टर, एक मेरा हाथ है, तो दोनों कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जस्ट इस तरह से, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो भी इनका कांटेक्ट का सरफेस होगा, ठीक। और तीसरी बात मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखिए इसमें लिखा है कि नॉर्मल रिएक्शन तब एक्ट करेगी जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, कांटेक्ट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन 0।
उसकी भी डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट। जो भी हमारे पास सरफेस होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो बना के दिखाता हूँ आपको। दूसरी तीसरी बात कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, जब आप इसको लिख लोगे तो अब इसको समझाते हैं, आप थोड़ा डायग्रामेटिकली पिक्चर आनी चाहिए दिमाग में। तो जैसा एक छोटा सा पहले सिंपल एग्जांपल, जैसे ये अर्थ है या टेबल है, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा जिसका मास है m, तो आपको पता है कि जहाँ भी ये चीज़ें रखते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगी, ग्रेविटी होगी। तो इस ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी किस तरफ होती है, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना। तो m और g मिलकर नीचे की तरफ वेट बनाएंगे। तो दिस इज mg इज व्हाट, ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, वेट है ये, ठीक। अब हम अगर बात करें तो mg अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या करते हैं कि इस ब्लॉक ने इस सरफेस के साथ कांटेक्ट रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि जब भी कांटेक्ट तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, वो इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर आएगा, इस तरह से आया, क्यों, कांटेक्ट से, और जो भी कांटेक्ट सरफेस होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर नॉर्मल रिएक्शन को आपने एक्ट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी बॉडी को बैलेंस कब करते हैं, जब उसमें फोर्स बैलेंस होती है। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे ब्लॉक पर, ठीक है ना। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पर। देखिए इसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब एक डायग्राम बनाए अगर, तो ये हमने एक बॉल को एल शेप वॉल पे रख दिया दीवार पर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो कांटेक्ट है, एक बॉल का यहाँ कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट यहाँ है। तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इधर अगर देखें तो ये कांटेक्ट के जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला लाइन दिख रही है आपको, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, और एक कांटेक्ट ये है तो दूसरा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ये आएगा। तो N1 एंड N2 आर द टू नॉर्मल रिएक्शन, नंबर ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और सरफेस के हैं दोनों, जो लाइन हमने ड्रॉ की वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस बॉडी का वेट होगा तो वेट कहाँ की तरफ जाएगा, mg नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इसको और क्लैरिटी से पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हम और देखें, जैसे हमारे पास ये जो एल शेप दीवार बनाई है आपने, इसमें मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड रख दी, ये मान लो एक रॉड है एल शेप वॉल में ही, ठीक है। तो आप फिर से देख लीजिए, देयर आर टू कांटेक्ट, एक कांटेक्ट ये है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगा दूसरा, और एक कांटेक्ट ये है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये पहला। तो दो कांटेक्ट, दो नॉर्मल रिएक्शन। और अगर इसमें वेट है जो कि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है बॉडी का, तो वेट इज अ मास, और ग्रेविटी को mg को मिलाकर क्या बनता है, वेट। तो दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। तीसरा, इसी को मैं अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास वॉल है, ठीक है, और इसमें ना आपने एक रॉड को रख दिया, दिस इज व्हाट, ये एक रॉड है, ठीक है भाई। अब इस रॉड को आपने जब ऐसे रखा, ये लीजिए इसको ऐसा कर देते हैं, रॉड रख दी। तो रॉड अगर रखी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सरफेस इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, ये तो ऐसा ही आया। बट इस केस में मैंने रॉड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, देख लो। तो यहाँ जो कांटेक्ट है ना वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ बनेगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से जाएगा, ठीक है, कि इसका रॉड का और इसका कांटेक्ट इस तरफ को जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनती है, वो जहाँ भी कांटेक्ट होगा उस बिहाफ में वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे इसमें आगे चैप्टर में ना हम लोग नॉर्मली इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे, इसको ना इंक्लाइन प्लेन या फिर हम क्या बोलते हैं, वेज, ठीक है, दो नाम है इसके। तो इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है, इसका वेट जो है वो तो भाई नीचे एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बट कांटेक्ट इसका यहाँ देखिए इस तरह से है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ जाएगा n, और इसका वेट कहाँ की तरफ जाएगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, mg इज डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो आई थिंक ये नॉर्मल रिएक्शन की छोटी मोटी आपको बात समझ आ गई। बाकी ये फर्दर टॉपिक में जैसे जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से ये टॉपिक बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें लॉ मोशन में एक इंपॉर्टेंट फोर्स और है टेंशन। टेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो टेंशन एक
ऐसी फोर्स है जो स्ट्रिंग के केस में लगती है। इस टॉपिक में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे हम स्ट्रिंग को रिलेट करेंगे किसी ब्लॉक के साथ या किसी और की चीज के साथ। तो रस्सी की जरूरत हमें, टाइटनेस रस्सी की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम किसी चीज को बांधते हैं किसी के साथ। तो हमने देखा है कि जब रस्सी को हम लोग एज सच खींचेंगे, पुल करेंगे, उस वक्त रस्सी टाइट हो जाती है। तो दैट पुलिंग फोर्स इज नोन एज अ टेंशन। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रोप और स्ट्रिंग, कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे तब हम एक फोर्स का नाम लेंगे, दैट फोर्स इज अ टेंशन एंड दैट इज अ फोर्स नॉट रियल लाइफ टेंशन। दूसरा, ये ध्यान रखना है कि ये अराइज कब करती है, जब हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे, इसलिए हम इसका नाम पुलिंग फोर्स भी लेते हैं। जैसे मैंने ये रस्सी पकड़ी है, इस रस्सी को पकड़ के मैंने अगर खींचा तो रस्सी क्या हो गई, टाइट हो गई। बट अगर इसको मैंने पुश किया तो ये स्लैक कर जाएगी, फिर किसी काम के नहीं। बट जब भी हम रस्सी के साथ कोई चीज लटकाते हैं, हैंग करते हैं, तो वो टाइट हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर टाइटनेस जो आई वो बिकॉज ऑफ सम फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज अ टेंशन। क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक में हम नॉर्मली जो बात करेंगे वो मासलेस स्ट्रिंग की बात करेंगे। और मासलेस स्ट्रिंग में हम मानते हैं कि उसके अंदर मास नहीं होगा रस्सी में। उस वक्त रस्सी के अंदर टेंशन हर जगह, हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट मैं और बोलता हूं कि हैवी स्ट्रिंग या फिर मासिव स्ट्रिंग कहेंगे हम कहीं कहीं पर, किसी एक आधे न्यूमेरिकल में। तो वहां पर ध्यान देना कि जहां पर हैवी स्ट्रिंग यानी कि मास आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, उस वक्त हम मानेंगे कि उसमें हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग लेनी है। इसको थोड़ा क्लैरिटी करते हैं डायग्राम से। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने एक रस्सी को सीलिंग के साथ बांध दी और नीचे बॉल लगा दी। बॉल का मास m है, तो m के साथ g निकाल के लिए क्या बन जाएगा, वेट। तो वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो हम बोलेंगे कि ये बॉल यहाँ पर रेस्ट पर है। कोई चीज़ रेस्ट पे कब होती है, जब उसमें नेट फोर्स क्या होती है, बैलेंस होती है, रेस्ट पे होती है। मतलब टोटल फोर्स बराबर हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है। तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स है, तो हम बोलते हैं कि ये बॉल लगाने पे रस्सी पे टाइटनेस आई तो उसमें क्या आ जाएगी, टेंशन। इसको ध्यान से देखिए। तो जो इसमें टेंशन है उसकी एरो कहाँ होगी, अपवर्ड, क्योंकि उस टेंशन ये कौन सी है, ये वाली जो बॉल है इसके अवे, उल्टा, क्योंकि ये पुलिंग, ये जो एरो है वो पुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यही टेंशन अगर हम ये सीलिंग में दिखाना चाहें तो वो टेंशन ऐसे बनेगी। तो ये टेंशन किसकी है, सीलिंग की है, जो सीलिंग के साथ रस्सी कांटेक्ट में है। और ये टेंशन कौन सी है, जो बॉल के साथ कांटेक्ट में है। दैट्स व्हाई टेंशन इज अ कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हुआ। इसके अलावा जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है हमारे पास M2 और बीच में आपने एक रस्सी लगा दी। ये स्ट्रिंग कौन सी है, मासलेस है। अब इस स्ट्रिंग में अगर हम बोलें कि ये मासेस ने रस्सी को टाइट किया हुआ है, तो इसमें टेंशन को दिखाने का तरीका ऐसा होगा, यहाँ T और इधर भी T। चेक करो, तो ये जो T है वो इस वाले मास को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये इस मास का टेंशन है और ये इस मास को ये पुल कर रहा है। तो इस मास का जो टेंशन है वो ये होगा रस्सी के अंदर। तो टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करता है। इसके अलावा जैसे हम लोग, अगर मैं एक थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली इसको टफ कर दूं थोड़ा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ना एक ब्लॉक है और हमने यहाँ दो अलग अलग रस्सी लगा रखी है, दो डिफरेंट। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर mg नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग एक है, वो दूसरी है। तो अगर स्ट्रिंग वेरी करेगी तो टेंशन का नाम भी चेंज होगा। तो दोनों मासलेस स्ट्रिंग है, बट इसमें टेंशन कैसे दिखाएंगे, ऐसे, और इसमें टेंशन कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। इसका नाम चेंज कर दीजिए क्योंकि दूसरी रस्सी है। बट अगर इसी स्ट्रिंग को अगर हम इसमें देखें तो ये रस्सी ऐसा नहीं, टेंशन ये यहाँ पर, ये किसकी टेंशन है, इस ब्लॉक की, क्योंकि इसको ये पुल कर रही है। ये किसकी है, इस ब्लॉक की, जो यहाँ पुश कर रही है इसको, ठीक है, पुल कर रही है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो हमारे पास यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर इसने ना इस तरह से एंगल भी दिया हुआ था, मान लो। तो यहाँ पर आप एंगल इस तरह से लेके आएंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज θ1, ठीक है। ये θ1 आया तो थीटा के साथ कंपोनेंट आता है क्या, t cos θ1, और इधर की तरफ क्या आएगा, t sin θ1। अगर हमारे पास मान लीजिए कि इधर आपके पास θ2 दिया होता तो यहाँ पर इस तरफ को एक टेंशन आ जाती, सॉरी एंगल आ जाता θ2, ये θ2, ये θ2, ठीक है। और रस्सी के अंदर टेंशन क्या थी, T1।
तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, T1 cos थीटा 2 इस तरफ को और इधर की तरफ T1 sin थीटा 2। चेक कर लो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ ये दिखाना चाहा कि न्यूमेरिकल में हम ऐसा करेंगे कि जहाँ पर एंगल आएंगे ना वहाँ कंपोनेंट लोगे और फिर आपने इसको, अगर ये बॉडी बैलेंस है तो फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो ये साइन वाले कंपोनेंट mg के साथ बैलेंस हो जाएंगे और कॉस वाले ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे, देन वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसमें। मैंने आपको आज सिर्फ बेसिक बताया क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। अब इसको आगे हम न्यूटन के लॉ में यूज़ करेंगे।